नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएस मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए बताया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आगे और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए मेंस्ट्रुएशन लेकर आए हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको कराऊँगा। और आज की क्लास में आपको सवाल इस पे मिले या ना मिले, लेकिन इसके बारे में पहले पूरी डिटेल लेके चलूँगा, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों, इस मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट करा रहा हूँ मैं, आराम से हर पॉइंट आपको समझाते हुए आगे चलूँगा। आप अगर नोट्स भी बनाना चाहें तो दोस्तों नोट्स साथ ही साथ बनाते रहना। तो आपका टाइम ना लेते हुए दोस्तों, मैं आज की क्लास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करता हूँ। आते हैं दोस्तों इधर। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति है इसका नाम हिंदी में। क्षेत्रमिति। हमारा मेंस्ट्रुएशन दोस्तों दो पार्टों में डिवाइड है पूरा। इसका एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। एक पार्ट है 2D में और दूसरा पार्ट है 3D में। दोस्तों, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब है 3 डायमेंशन। 2D के अंदर क्या क्या चीज़ आती है और 3D के अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो हम आपको बताते हैं। पहले 2D के अंदर दोस्तों एरिया, जिस भी आकृति का हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हम किस किस चीज का निकाल सकते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो। इसमें ऊंचाई इंक्लूड नहीं होती दोस्तों, ऊंचाई नहीं, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आयत की। आयत के बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। आयत की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है दोस्तों। ये 90 डिग्री का। थोड़ा बड़ा बना दें दोस्तों, शायद आपको नहीं दिख रहा हो सही से। आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये इसकी आकृति होती है। और आयत दोस्तों, अगर इसके बीच से हम ये लाइन खींच दें तो इसको बोलते हैं हम विकर्ण। एक विकर्ण इस आयत को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी एक भाग ये और दूसरा भाग ये। दूसरी बात, इसके अंदर ये दूसरा विकर्ण होता है। वैसे ये विकर्ण वाली जो बात आएगी वो हमारी ज्योमेट्री में आएगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। दो विकर्ण होते हैं इसमें और दोनों विकर्ण भी आपस में ये बराबर होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। ये वाली साइड लंबाई होती है और ये वाली साइड चौड़ाई होती है। आयत के अंदर लंबाई हमेशा ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि चौड़ाई अधिक हो जाए और लंबाई कम। हमेशा और हमेशा लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों पर्टिकुलर दे देगा वो, या इसकी लंबाई और चौड़ाई में वो रेशियो भी दे देगा। सवाल जब आएंगे तो रेशियो पर भी आते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं इसके। मैं फॉर्मूलों को आपको रटाना नहीं चाहता,
पूरे मेंसुरेशन में मैं आपको फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, जिससे आप भूलें नहीं। जैसे हम आयत की बात करते हैं अब दोस्तों, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। अगर इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। नोट करते जाना दोस्तों साथ के साथ। एक बात आती है इसके परिमाप की, एरिया मतलब क्षेत्रफल और परिमाप मतलब पेरीमीटर। ये होता है दोस्तों, पेरीमीटर होती है इसकी ये बाउंड्री। जैसे हमने अगर इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो बाउंड्री कौन सी है इसकी, ये। जहां से हमने चलना शुरू किया वापस उसी तक पहुंच जाए, ये होता है हमारा परिमाप। और परिमाप का दोस्तों, चाहे आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे कोई त्रिभुज हो, चाहे कोई चतुर्भुज हो, परिमाप के लिए कभी भी कोई फॉर्मूला मत रटना। परिमाप का सिर्फ एक ही मतलब है, जो उसकी जितनी भी साइड दे रखी हो सबको जोड़ दो, यही परिमाप है। जैसे इसमें बताता हूं मैं, अभी मैंने बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। परिमाप की बात करता हूं, देखो परिमाप में मैंने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और ऐसे जा रहा हूं मैं, मतलब एक L की दूरी चल ली, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया, इस जगह पर एक B दूरी चल ली, इसके बाद में यहाँ से मैं इस पॉइंट पर आ गया, एक L और दूरी चल ली, इसके बाद यहाँ तक पहुँचने में मैंने एक B दूरी और चल ली। ठीक है दोस्तों, अब देखो L कितनी है, एक और एक दो, यानी 2L। ऐसे ही 2B, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए 2L प्लस B, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई, आपका परिमाप का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला ये और दूसरा ये। तीसरी बात आती है दोस्तों, इसमें मिटा देता हूं ये। तीसरी बात आती है दोस्तों इसमें इसके विकर्ण की, ये विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। दोस्तों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि हर एंगल, प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अगर मैं अलग से इसको देखूं इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके जस्ट सामने वाली जो भी भुजा होती है वो कर्ण होती है ट्रायंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। लेकिन यह आयत है, आयत में ये यही कर्ण विकर्ण है, इसी कर्ण को कहते हैं यहाँ पर विकर्ण, लेकिन वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला ये होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला होता है लंब, यानी लंब का स्क्वायर प्लस नीचे होता है आधार, आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है दोस्तों, इस सवाल के अंदर, इस आयत के अंदर कर्ण को क्या बोल रहे हैं हम, विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है दोस्तों हमारा b, यानी b का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है दोस्तों इस हिसाब से l, यानी l का स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी दोस्तों आपकी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे और उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कह लो, चाहे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके लिए ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। देख लो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो भी मैंने आपको समझाए हैं हर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। सवाल नहीं, बस अभी सवाल तो हम बाद में आएंगे सवालों पे, क्योंकि पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको क्षेत्र मेंसुरेशन में पढ़ना क्या क्या है। अभी 2D की बात चल रही है तो 2D में आपको पढ़ना क्या है। सवालों पे हम आगे आएंगे। बस हल्का सा मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी हो और इसकी चौड़ाई सवाल में दे रखी हो 5 सेंटीमीटर, तो पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका L इंटू बी, यानी L कितनी है 10 और B कितनी है 5 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा अगर यूनिट आपको सेंटीमीटर में है तो आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में दे रखी होगी यूनिट तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर और एक 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, क्योंकि साथ में इसका भी मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि सवालों पर तो हम बाद में आएंगे इनके। आगे बढ़ते हैं हम स्क्वायर यानी वर्ग पर। वर्ग में चारों की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं दोस्तों। चारों साइड कैसी होती है दोस्तों? आपस में बराबर, यानी इसमें आमने सामने की कोई बात नहीं है, यानी चारों की चारों साइड आपस में क्या है दोस्तों? बराबर। और इसकी साइड को ए से डिनोट करते हैं, यानी ए, ये भी ए और ए। प्रत्येक एंगल इसका भी 90 डिग्री का होता है दोस्तों। प्रत्येक एंगल इसका भी 90 डिग्री का होता है। जैसे आयत में विकर्ण होता है उस तरह इसमें भी विकर्ण होता है। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, लेकिन अभी हम एक ही बना रहे हैं। दोस्तों अब इसके फॉर्मूलों की बात आती है कि इसमें इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। मैं पहले कह चुका हूं आपको कोई भी फॉर्मूला मैं रटाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात इसके एरिया की बात करें। अगर एरिया की बात करें, अभी मैंने आयत में क्या बोला था? आयत में क्या बोला था? नीचे यहां पर लंबाई थी और इधर चौड़ाई थी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, वही चीज यहां पर है। क्योंकि यहां पे साइड बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो लंबाई की जगह यहां ए है और चौड़ाई की जगह यहां बी है, यानी ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। ए इंटू ए कितना हो जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए क्या है? भुजा। हिंदी में लिख देते हैं इसको भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। आगे बढ़े, इसकी साइड तो होती है ए है। दूसरी बात इसके पैरामीटर यानी कि इसका परिमाप। परिमाप चारों भुजाओं का योग कितनी ए? 1 2 3 4 यानी 4a। ठीक है दोस्तों, आगे इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण यानी डायगोनल इसका, ये कैसे निकालेंगे? वही यहां पर भी समकोण त्रिभुज बनना है दोस्तों, और समकोण त्रिभुज में वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। विकर्ण में जो फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर इधर से हटेगा और इधर क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट। स्क्वायर में से देखो अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाहर निकल के ए रह जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों आपके लिए? ए अंडर रूट 2। ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है।
समझ में आया दोस्तों? ये बात हुई हमारी वर्ग की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम आपके, देखो आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया। आगे आते हैं आयत और वर्ग दोस्तों चतुर्भुज में आते हैं आपके। अब चतुर्भुज में भी देख लेते हैं। चतुर्भुज में आपका इस तरह से ये होता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका एरिया होता है। और दोस्तों ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। एरिया होता है इसका आधार की लंबाई इंटू इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार समचतुर्भुज भी होता है दोस्तों। ये देखो, ये आयत से बनता है। जैसे आयत था हमारा, ऐसे आयत को ऐसे करके खींचा तो देखो ये बना, ये बनता है हमारा आयत से। और समचतुर्भुज आता है इससे आगे, वो भी इसी टाइप की शेप होती है। बस अंतर इतना होता है दोस्तों कि इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। और ये बनता है हमारा वर्ग से। थोड़ा सा सही से बना लेना, ये बनता है हमारा वर्ग से। देखिए दोस्तों, ये वर्ग है, वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं। और वर्ग को हमने ऐसे खींचा तो बना ये, साइड चारों बराबर हैं। अभी इसकी चारों की चारों साइड बराबर हैं दोस्तों। इसमें बराबर ना दिख रही हो लेकिन बराबर होती हैं, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं। और चारों साइड डिनोट करते हैं हम ए से। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एरिया की बात करते हैं हम। एरिया, इसका एरिया भी होता है दोस्तों आधार की लंबाई यानी कि a इंटू h, ये होगी हमारी ऊंचाई h, यानी a इंटू h। इस ऊंचाई को हम यहां ना लेके हम यहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। ये भी देख सकते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका एरिया का फॉर्मूला इसके लिए, a इंटू h। और इसका परिमाप तो होता ही है दोस्तों a यानी 4a, परिमाप इसका ही 4 है। आगे बढ़ें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलो एंगल की बात तो आगे आती है ज्योमेट्री में, यहाँ एंगल की बात नहीं करेंगे। आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया और समचतुर्भुज हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हम ट्रायंगलों की, यानी त्रिभुजों की। अब त्रिभुजों के अंदर दोस्तों त्रिभुजों के अंदर मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं। और त्रिभुजों के अंदर अलग अलग त्रिभुज होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल सबसे पहले केवल त्रिभुज की। अब मुझे नहीं पता कैसा त्रिभुज है, लेकिन केवल त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यानी ट्रायंगल की।
ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम ट्राइंगल के लिए। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा कोई सा भी, इसकी साइड है ए बी और सी, ये इसकी साइड है दोस्तों। इसके लिए एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं हम। एरिया होता है इसका, पहले एरिया से पहले कुछ और समझो पहले इसमें। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मैंने बताया था कि कैसी भी शेप हो, परिमाप क्या होगा, अगर ये त्रिभुज है, इनकी 3 साइड है, तो तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों साइडों का योग अर्ध परिमाप है। ये अर्ध का मतलब आधा हो जाएगा दोस्तों, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा दोस्तों, तीनों साइड ऐड कर दो, ए बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये अर्ध परिमाप हो गया। अब इसी से बनता है हमारा इसके लिए फॉर्मूला, और एरिया के फॉर्मूला बनता है, ये लिख लेना आप, एरिया इसका। एरिया होता है दोस्तों इसका अंडर रूट के अंदर, थोड़ा बड़ा सा होता है, एस माइनस ए, लेकिन याद करने में बहुत ईजी होता है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों ट्राइंगल के अंदर एरिया अगर निकालना है तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। इसीलिए इस फॉर्मूले को बोला जाता है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज, जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि हीरो, भाई हीरो तो हीरो, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही ये फॉर्मूलों में ट्राइंगल के जो एरिया के फॉर्मूले हैं उनमें सबसे हीरो है ये अपना काम कहीं भी कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसी फॉर्मूले पर अगर बात करूं, जैसे इसका एरिया निकालना हो इस त्रिभुज का, कोई भी एंगल हो, अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों, ये साइड 30 सेंटीमीटर दे रखी है या 25 या जो भी दे रखी हो, वो तो हमें फॉर्मूला लगाना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। अगर एरिया निकालना है हमें इसका, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें एस की वैल्यू निकालनी होगी, और एस क्या है, अर्ध परिमाप। 10 और 5 15, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, सबको जोड़ दो, उसको आधा कर दो, यानी 10 और 5 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, 40 का आधा कितना होगा 20, तो एस की जगह 20 रख देंगे। 20 माइनस ए, 20 माइनस ए यानी 20 माइनस 10, ऐसे ही 20 माइनस 5, ऐसे ही 20 माइनस 25, 20 माइनस 25। दोस्तों मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही ले ली है, क्योंकि किसी भी एक साइड की, जैसे ये 20 माइनस 25 आ रहा है ना, ये साइड कुछ अलग होगी, ये गलत है इस जगह पर, ये साइड कुछ अलग होगी, वो सवाल में दे रखी होगी अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो अभी समझा ही रहा हूँ, तो इसकी जगह कुछ और होगी, और ये सॉल्यूशन करने के बाद में आपका एरिया आ जाएगा। तो देख लेना दोस्तों अभी, क्योंकि सवाल तो हमें आगे कराने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। अभी ट्राइंगल की बात हुई केवल, अब ट्राइंगल में हम पर्टिकुलर जगह चलते हैं, पर्टिकुलर किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। जैसे अब ट्राइंगलों में देखो भाई, हमारा समबाहु त्रिभुज भी होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज।
इस त्रिभुज की दो साइडें बराबर होती है, यानी समद्विबाहु से मतलब ही पता चला समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान। और होता है हमारा विषमबाहु के लिए मैंने बता दिया, जो बताया था ये अभी, ये विषमबाहु में ही काम करता है, सब में काम करता है लेकिन विषमबाहु के लिए होता है, करता है लेकिन सब में। हमारा समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों, समकोण। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है दोस्तों? उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों। समकोण में भी समकोण समद्विबाहु होता है, समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु, इसकी भी पहचान यही है, 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही होगा, लेकिन समकोण समद्विबाहु इसकी दो भुजाएं समान होंगी, यानी दो भुजा की लंबाई बराबर होगी, वो इससे हमें पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों हम समबाहु त्रिभुज की। थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज से परिचय कर लें दोस्तों। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती हैं, तीनों साइड आपस में कैसी होती हैं दोस्तों? बराबर। सम का मतलब ही होता है बराबर, समान, यानी तीनों भुजाएं डिनोट किससे कर देते हैं इसको? ए से, ए और ए दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज में हालांकि ज्योमेट्री की बात होगी बार बार, लेकिन आ जाती है, हर एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री का। अगर यहां से हम इस पर लंब डाल दें, ये लंब हमेशा 90 डिग्री का बनता है दोस्तों, 90 डिग्री, और इन दो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है दोस्तों। हम इसके एरिया की बात करें, और ये जो लंब डाला दोस्तों ये होती है इसकी एच। एरिया होता है इसका दोस्तों, एरिया मतलब क्षेत्रफल, √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा दोस्तों, ट्राइंगल के लिए मैं एक बात बताना भूल गया आपको, और वो हर ट्राइंगल के लिए होगी। अगर एरिया की बात करनी है तो एरिया होता है इसका, हर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, एरिया होता है हर ट्राइंगल का, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं ये बता दूंगा, सारे के सारे फॉर्मूले इससे बने, सारे के सारे ट्राइंगल के जो भी फॉर्मूले हैं वो इससे बने। अब कैसे बने? अभी मैंने बताया था, यहाँ से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री पे ही काटता है, और ये होती है दोस्तों इसकी h यानी ऊंचाई। देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जस्ट आपको बताया कि जैसे हमने लंब डाला तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। पूरी भुजा की लंबाई ये दे रखी है a, ठीक है, तो इतनी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? a/2, और ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? a/2। ठीक है दोस्तों। देखो एरिया निकाल रहा हूं, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है दोस्तों इस पूरे ट्राइंगल का? ये है बेस, पूरा कितना है? a। ठीक है दोस्तों। हाइट कौन सी दोस्तों? ये। अब हाइट के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये तो हाइट मैंने डिनोट कर दी कि h है,
लेकिन एच की वैल्यू तो निकलेगी कुछ इसके हिसाब से। अब देखो हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी लंबाई है दोस्तों, a/2, और ये कितनी लंबाई है दोस्तों, a। पाइथागोरस लगाएंगे तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे और वो यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी एच की वैल्यू अभी हमें यहाँ पर पुट करनी है, लेकिन एच की वैल्यू पहले निकाल लें कितनी है। अलग से देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितनी बनी है हमारी, a/2, और ये कितनी है, a, और ये कितनी है, h। h हम निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। उधर मिटा देता हूं शायद नीचे ना दिखाई दे। कर्ण का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या है दोस्तों, a/2 है, प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए h की, तो इस टर्म को इधर ले आते हैं दोस्तों। h का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये इधर आके माइनस होगी, माइनस, और कितनी माइनस होगी दोस्तों, a/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, नीचे 1 मान लेते हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4 से 4 कट जाएगा एक बार, 1 का ऊपर गुणा a स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा आपका, a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये आया। h स्क्वायर की वैल्यू है ये, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a स्क्वायर बाई 4। आगे बढ़ाएंगे, a स्क्वायर बाहर निकल आएगा ऊपर से, यानी a स्क्वायर बाहर निकल के कितना रह जाएगा दोस्तों, a। नीचे अपॉन में 4 बाहर निकल के कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर बाहर निकल आया a, 4 बाहर निकल आया 2, अंदर क्या रह गया 3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, √3/2a, या इसको और अच्छी तरीके से ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, इधर लिख देता हूं, इसी को लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, √3/2 यानी h बराबर √3/2 और ये a। इससे हमें पता चल गया, एक फॉर्मूला और मिल गया कि अगर हमें h ये वाली निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, √3/2a। अब देखो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1/2 a, h की जगह √3/2a, √3/2a। आगे सॉल्व करो, देखो ऊपर की जितनी भी नंबर या जो भी दे रखी है सबका मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे, तो √3 a स्क्वायर, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो √3/4 a स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। यही फॉर्मूला बताया था मैंने, √3/4 a स्क्वायर इसके एरिया का। अब एरिया की बात होगी दोस्तों इसमें। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप तो वही है, 3 साइड है, तीनों बराबर है, ऐड कर दो। परिमाप यानी a a a 1 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3a। ये याद रखना दोस्तों, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि करते कैसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए जब सवाल कराएंगे तब। परिमाप हो गया आपका। अब देखो इसमें आपको देखो परिमाप निकालना आ गया, परिमाप का फॉर्मूला, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिल गया, और इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको मिल गया।
अच्छा, इसके आगे इसमें एक परिवृत्त भी होता है और एक अंतःवृत्त भी होता है। इसके ऊपर हम आगे देखेंगे, सवाल आएंगे तब। ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल में चलो ये भी आता है वैसे, परिवृत्त अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आर दे दी, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी, क्षेत्रफल। चलो यहाँ पे पूरा क्लियर कराते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज के एक तो परिवृत्त होता है, परिवृत्त इसके तीनों शीर्षों को टच करता हुआ और होता है बाहर से। बस सही बना लेना दोस्तों, ये सही नहीं बना थोड़ा सा। ठीक है। और एक होता है दोस्तों अंतःवृत्त। और दोस्तों मैं एक बात और बता रहा हूं आपको, ट्रायंगल से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इसी ट्रायंगल से आते हैं, इक्विलेटर से, इक्विलेटर ट्रायंगल से। देखो मैंने ये लंब डाला था, ये क्या थी दोस्तों, एच। ये क्या थी दोस्तों, एच। और ये दो भागों में डिवाइड होती है। और किस रेशियो में डिवाइड होती है, 2 और 1 के रेशियो में। जब आगे बात आएगी अगर प्रूफ करने वाली तो प्रूफ भी कर देंगे हम। 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। ये वाली जो बड़ी वाली जो होती है त्रिज्या, ये कौन सी होती है दोस्तों, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यानी परिवृत्त की त्रिज्या होती है, परिवृत्त की। ठीक है दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो होती है 1 रेशियो जो होता है वो होता है हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं दोस्तों, यानी रेडियस। ये भी अगर हम बात करें, कभी कभी सवाल में क्या दे देते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी, तो ये पूछ लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है। अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी तो पूछ लेंगे कि इसकी ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। ऐसे ही परिवृत्त पे आते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या दे दी यानी रेडियस दे दी तो पूछ लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है या उसका क्षेत्रफल क्या है। मान लीजिए एरिया पूछ लिया। जब एरिया पूछ लिया तो हम निकालेंगे कैसे, पहले साइड निकलेगी। तो उसके लिए समबाहु त्रिभुज की ये तो साइड होगी दोस्तों, और तीनों साइड ए होती हैं। ये परिवृत्त की त्रिज्या का और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का। फॉर्मूला लिखो, परिवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों A/√3, मतलब भुजा /√3, कुछ भी कह लो, A/√3 या भुजा /√3, क्योंकि भुजा भी यही होती है। ठीक इसी प्रकार अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए होता है दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों A/√3। अब दोस्तों देखो, इसको याद करने के लिए बताता हूं मैं आपको। फर्क कुछ नहीं है। परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R की वैल्यू है A/√3 और स्मॉल r की वैल्यू है यानी रेडियस इसकी स्मॉल अंतःवृत्त वाले की A/√3। एक बात बताओ दोस्तों, अंदर वाला वृत्त छोटा है और जो बाहर परिवृत्त बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। एक चीज समझना, कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे 20 है, हमारी वैल्यू है 20, ठीक है। अगर 20 में मैं 4 से डिवाइड लगाऊं, 4 से डिवाइड लगाऊं तो मेरी आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5।
अगर इसी 20 में मैं 5 से डिवाइड लगाऊं तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 4। मैं आपको यहाँ पे डिवाइड लगाना नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे याद करने के लिए। ये वाली अंतर्वृत्त की त्रिज्या छोटी आएगी, और छोटी कब आएगी दोस्तों? जब हम बड़ी वैल्यू से भाग लगाएंगे किसी में। ठीक है दोस्तों, अगर ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हम छोटी वैल्यू से भाग लगाएंगे तब ये बड़ी आएगी। ऐसे ही कैपिटल आ रहा है दोस्तों a/√3 है, ये बड़ी है क्योंकि हमें √3 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी छोटी आनी है क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे छोटा, तो 2√3 से भाग लगा रहे हैं क्योंकि √3 से तो डबल है, तो आएगी कम। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें दोस्तों। अंदर वाले के लिए 2√3 का डिवाइड लगाते हैं और बाहर वाले के लिए केवल √3 का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब सिर्फ इतना होगा, जैसे कोई भी सवाल आएगा इस पे, जैसे अब आपको वो कुछ ही बोल दे, अंत्यवृत्त की त्रिज्या बोल दे 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंदर, और वो पूछ रहा है आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब मैंने सब कुछ लिखा दिया फॉर्मूले, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उससे ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3/4 लगा देंगे, √3/4 a² लगा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब सवाल आएंगे तब सब सॉल्व होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, समबाहु आपका हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, समद्विबाहु, सम माने समान और द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी दो भुजा समान। समद्विबाहु में दो भुजा समान होती हैं, और दोस्तों इसकी दो भुजा जिस पॉइंट से जा रही हैं, जिस पॉइंट से जा रही हैं और सामने जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, जहाँ वहाँ पर ये एंगल भी समान बनाती हैं। यानी ये जो एंगल बनाएगी दोस्तों थीटा, ये भी बराबर होगा, चाहे कितने का भी हो, 45-45 हो, और ये 40-40 हो, 60-60 हो, कितना भी हो, लेकिन होंगे बराबर। 60-60 तो नहीं होगा, अगर ये 60-60 के हो गए, ये 60-60 के हो गए, तो फिर ये तो अपने आप ही 60 हो जाएगा क्योंकि समबाहु बन जाएगा फिर ये। लेकिन एंगलों की बात अभी बाद में देखते हैं, जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब सब कुछ बात करेंगे इन पर। अभी बात कर रहे हैं हम एरिया की। यहाँ से हम इस पर ये लंब डालते हैं तो ये होती है इसकी ऊंचाई। ये भी दोस्तों इसको 90 डिग्री पर ही काटता है, और इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा तो इन दोनों की बराबर होंगी, यानी कि ए और ए मान लेते हैं। ये इसकी भुजा बी मान लेते हैं दोस्तों पूरी, तो इतनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, b/2 और b/2, क्योंकि ये b है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है पूरी, और ये लंब डाला तो ये बराबर भागों में दो भागों में बांट दिया, तो ये b की आधी कितनी होती है, b/2, और इधर भी b/2। अब इसके एरिया की बात करें हम, इसका एरिया होता है दोस्तों एरिया। मैंने बताया कि ट्राइंगल का एरिया वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 बेस, तो इसका बेस ये है b, हाइट कितनी है दोस्तों इसकी, ये होगी। अब इसके लिए निकाल लेंगे, या तो सवाल में दे रखी होगी तो वो हाइट की जगह सीधा फॉर्मूला रख देंगे, तो बेस इंटू हाइट ही रख लो। ठीक है दोस्तों, चाहो
तो यहाँ से क्योंकि ये वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी हमने मानी है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया के लिए। और इसके परिमाप के लिए परिमाप मतलब पेरीमीटर, ए एक साइड, दूसरी साइड ये वाली ए, और तीसरी साइड ये वाली बी, ये हो जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यानी दो समान भुजाओं का योग प्लस तीसरी भुजा, या ऐसे कह लो तीन साइड हैं इसकी, तीनों साइडों का योगफल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे आपके समकोण त्रिभुज की। समकोण राइट ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, मैंने बता दिया था समकोण त्रिभुज की पहचान, एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा और ये होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में ये जिस पर टिका है वो इसका बेस हो गया, यानी आधार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका लंब, और ये हो गया इसका कर्ण। ठीक है दोस्तों, बात आती है इसके इसके एरिया की, इसके परिमाप की। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको समबाहु त्रिभुज में कराया, आपकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या इसमें भी होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले बात करें हम क्या था सबसे पहले बात करें हम इसके एरिया की। एरिया 1/2, मैंने अभी बताया जो भी ट्रायंगल होगा उसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस, यानी क्या हो गया आपका आधार, हाइट, हाइट की जगह ये क्या हो गया दोस्तों, लंब। समझ लो, बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, इसमें लंब को हाइट बोल देते हैं। ये इसका एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके परिमाप की बात करें। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है कर्ण निकालने के लिए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले मैं बता भी चुका हूं इस वीडियो में पहले ही, लेकिन दोबारा बता देता हूं जब ये आ गई है तो बात। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण बराबर इधर से इस पे से स्क्वायर हटेगा और उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा इन पे, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आसानी रहेगी याद करने में। आधार को ए लगा लो, लंब को एल लगा लो, कर्ण को के लगा लो। लिख देते हैं, कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, के इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आधार को क्या लिख लिया मैंने, ए, यानी ए स्क्वायर प्लस लंब को लिख लिया मैंने एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पेरीमीटर की बात करते हैं इसके। इसका पेरीमीटर हो जाएगा, तीनों भुजाएं इसकी, कर्ण, लंब और आधार, सबका योग, यानी परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण
प्लस लंब प्लस आधार। ठीक है दोस्तों, परिमाप के लिए तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी शेप दे रखी हो, जितनी भी उसकी साइड हो, सबको जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सर, ये बात हुई इतनी, परिमाप हो गया आपका, आधार का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे अभी समबाहु त्रिभुज के अंदर हमने बताया था आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त। वो इसमें भी होता है। दोस्तों बना लेंगे, थोड़ा सही से बन नहीं रहा है। इस तरह से नहीं। दोस्तों हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए हम बना नहीं पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आप समझ लेना। आप समझ लेना इसको, बड़ा हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि एक इसके अंदर होगा दोस्तों, ऐसे करके अंतःवृत्त और इसका परिवृत्त, यानी तीनों शीर्षों को टच करता हुआ, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ होगा। तो इसको जो परिवृत्त, ये वाला परिवृत्त, तो परिवृत्त के लिए रेडियस आर होती है कैपिटल आर, और अंतःवृत्त के लिए मैंने पहले ही बता दिया है स्मॉल आर, अंतःवृत्त। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट इसका। रेडियस कैपिटल आर का मतलब अब समझ जाना, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर ये होती है हमारी, ये जो उसका कर्ण होता है, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा। अगर ये कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल आएगी दोस्तों? 5 सेंटीमीटर, कर्ण का आधा। ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसी तरह अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए होता है दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए होता है दोस्तों, दो भुजाओं का योग, यानी कर्ण को छोड़ के दो छोटी भुजाओं का योग, यानी लंब प्लस आधार अब माइनस बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, उसका आधा। ठीक है दोस्तों, मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए जैसे 10 है, ये 6, ये 8 हो और ये 6 हो। ये समकोण त्रिभुज की सीरीज है, जब कराएंगे सब बताएंगे। 6, 8, 10 ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि इसका कर्ण कितना है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की आधी कितनी हो जाएगी? 5। यानी परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे कर्ण का आधा, कर्ण बट्टे 2, यानी 10/2 का मतलब 5। अगर इसकी रेडियस अंदर वाली निकालें यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी दोस्तों, देखो लंब कितना है हमारा? 6, यहां बता देता हूं। लंब कितना है हमारा? 6, आधार कितना है हमारा? 8 + 8 माइनस कर्ण कितना है दोस्तों हमारा? 10/2। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 6
और 8 14, 14 में से 10 माइनस करेंगे कितने बचेंगे दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों, और 4 का आधा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो इसकी ये त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। जब सवाल आएंगे तब सब कराएंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपका परिचय करा रहा हूं बस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं फिर अब, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम सर्किल यानी वृत्त। सर्किल, सर्किल के अंदर दोस्तों वृत्त यानी कि सर्किल, वृत्त के अंदर दोस्तों ये रेडियस होती है इसकी यानी कि त्रिज्या, ये रेडियस होती है इसकी दोस्तों त्रिज्या। ये इसका जो बीच में सेंटर होता है ये होता है इसका केंद्र यानी कि सेंटर, इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र। दोस्तों इस त्रिज्या का मतलब होता है ये त्रिज्या हम कहीं भी मिला दें, जैसे यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, रेडियस की लंबाई हर जगह बराबर होगी। और जहाँ ये टच कर रही है ये वाली ये चीज़ है, ये क्या है दोस्तों इसकी परिधि, परिधि। ये दोस्तों इसकी परिधि, परिधि को दोस्तों कभी कभी दोस्तों सवाल में आ जाती है, परिमिति भी बोल देते हैं, परिमिति। और वैसे ठीक है दोस्तों। अब बात करें इनके फॉर्मूलों की, क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर्मूले मैं आपको याद कराना नहीं चाहता, मैं फॉर्मूले आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ तुम्हें याद भी करने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे हमारा ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों एरिया इसका, यहाँ देखते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया। अब बात करते हैं इसकी परिधि की, ये होती है इसकी परिधि यानी इसका परिमाप। परिधि होती है इसकी दोस्तों परिधि, परिधि होती है इसकी 2 पाई आर, यानी कि ये 2 है ना, ये इस जगह से हटके इसके आगे लग जाता है, 2 पाई आर। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। एरिया का फॉर्मूला याद कर लो पाई आर स्क्वायर, और इस 2 को उठा के यहाँ पे आगे रख दिया तो बन जाता है परिधि का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। जैसे मान ली जाए हमें इसकी रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ क्या सकता है, एक तो परिधि पूछ सकता है और एक इसका एरिया पूछ सकता है। जैसे एरिया पूछा तो एरिया के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो पाई। अच्छा पाई के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ठीक है, 22/7। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए त्रिज्या इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हमसे एरिया पूछा है तो एरिया निकाल लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7, यानी 7 का स्क्वायर या तो डायरेक्ट 49 रख दो यहाँ पे, या 7 गुणा 7 2 बार करके रख दो, 7 से 7 काट दो, 22 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों देख लेना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
ये इसका आंसर आएगा, इसका एरिया। ठीक है दोस्तों, अगर मान ली जाए वो हमसे परिधि पूछता तो परिधि में रख देते। परिधि में देखते हैं दोस्तों, देखो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, 7 से 7 कट गया और 22 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 44, यानी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाती, ये आंसर हो जाता। अच्छा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको और लिखा देता हूँ, जैसे वो याद कर लेना आप, उससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, आपकी स्पीड मेंटेन होगी, उससे आप सवाल बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी से कर पाओगे। बस इस एक लाइन को याद रख लेना। वृत्त के लिए बता रहा हूँ, 7, 44 और 154। ठीक है दोस्तों, अब 7, 44, 154 है क्या चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो लाइन है 7 है, ये इसकी त्रिज्या है, यानी कि रेडियस, और ये 44 क्या चीज़ है दोस्तों, परिधि, जो कि अभी अभी मैंने सवाल सॉल्व कराया आपको। और ये क्या है दोस्तों, आपका क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, यानी एरिया हो गया। इस लाइन को आप याद कर लेना, और याद क्यों कर लेना, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर मान लिया जाए किसी सवाल में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो मैं तुम्हारे लिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, मुझे तो पता है अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और अगर उसका हमसे पूछा परिधि, तो परिधि मुझे पता है 7 पे होती है 44, तो 14 पे हो जाएगी जस्ट इसकी डबल। कितनी हो जाएगी दोस्तों 88। कितनी हो रही है डबल, कितनी हो रही है ये डबल। लेकिन जैसे बात इसकी आएगी किसकी, क्षेत्रफल की, तो ये डबल नहीं होगा दोस्तों, ये तो डबल हो रहा है और ये डबल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा 616, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर वृत्त की बात हो गई, अब बात करते हैं हम अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये वृत्त पहले पूरा बनाता हूं मैं आपके लिए। इस वृत्त में से ही अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें से आधा काटूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आधा काट दूंगा मैं, यानी हटा दिया मैंने इसी में से। ठीक है दोस्तों, अब रह गया ये अर्धवृत्त। यहां बता देता हूं मैं अर्धवृत्त, मैंने ये बताई थी आपको रेडियस, और ये भी आपकी रेडियस त्रिज्या हो जाएगी। थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेना दोस्तों उसमें, जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या है तो उसके व्यास के बारे में लिख लेना, व्यास। ठीक है दोस्तों, व्यास यानी डायमीटर, व्यास डायमीटर नहीं सॉरी डायमीटर। व्यास आपका होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी देखो व्यास होती है यहाँ से लेकर ये त्रिज्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या, और दोनों मिला दी तो r + r यानी 2r, तो ये होता है दोस्तों 2r। व्यास होता है त्रिज्या का डबल, या हम ये कह सकते हैं व्यास की आधी होती है त्रिज्या, दोनों बात एक ही है। थोड़ा सा पीछे रह गया था ये पॉइंट, वो मैंने यहाँ कवर कर लिया, रेडियस और ये रेडियस। ठीक है दोस्तों, देखो परिधि, सबसे पहले हम इसके एरिया की बात करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त
मैंने अभी लास्ट एक सवाल किया था 7 सेंटीमीटर पर। 7 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना निकलेगा दोस्तों? 154। मैंने अभी कराया 154, 7 44 154। अब जब क्षेत्रफल आधा आधा बट गया तो ये कितना हो जाएगा? 77, और ये कितना हो जाएगा? 77। कहने का मतलब क्षेत्रफल तो होता है आधा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ पूरे का। हमें निकालना है आधे का। आधे का निकालना तो 2 का डिवाइड, ये बन जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आगे अब बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप में थोड़ा सा दोस्तों देखना, बस यही थोड़ी सी गलती कर देते हैं बच्चे। और क्या गलती कर देते हैं? जैसे मैंने अभी इसका एरिया आधा किया, बहुत से क्या करते हैं कि इसका परिधि जो भी निकलती है, जैसे 7 सेंटीमीटर पर 44 सेंटीमीटर परिधि निकलती है इसकी, तो परिधि का आधा कर देते हैं वो, और 44 का कितना हो जाता है? 22, यानी 22 आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। अब कैसे गलत है वो देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। सवाल वही है, सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बात कर रहा हूं जो पहले कराई थी। एरिया की बात खत्म कर दी मैंने, अब बात कर रहा हूं परिधि की। जब किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी आती है दोस्तों? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। अब करना क्या हो, गलती कहां पर हो जाती है दोस्तों? इसकी 44 की कर देते हैं आधी, यानी 22। भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने इस पॉइंट से देखा, यहाँ से यहाँ तक गया और ये हुई पूरी 44। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसका आधा कर दिया, 22 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्धवृत्त की। तो देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? जैसे मैंने इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 22 और ये 22। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 22 हो गई। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी। और आगे अब देखो, अब ये तो खत्म हो गई, यहाँ कितनी? यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए हम 22। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। अब ऐसे आने के लिए एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, या ऐसे कह लो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है? व्यास, यानी परिधि का आधा प्लस व्यास। तो परिधि का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि दोस्तों, परिधि का आधा, पूरे वृत्त की परिधि कितनी थी? पाई आर, वो सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर में मैं 2 का डिवाइड लगाऊंगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? पाई आर। आधी परिधि होगी यहां से यहां तक। अब इसमें ऐड क्या करना है दोस्तों? हमें व्यास, और व्यास कितना होता है? 2r। ये बन गया दोस्तों आपका इसके परिधि का फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2r। बस ये गलती कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि मैंने हर पॉइंट से बहुत अच्छे से समझाया। देखो पूरी परिधि की आधी की 22 यानी 22, यानी पूरी परिधि कितनी थी इसकी? और बता देता हूँ 2 पाई आर, और 2 पाई आर को मैं और समझ लो आधी आधी करूँगा तो देखो पाई आर और पाई आर, पाई आर और पाई आर ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 2r, 2 पाई आर, वो पाई आर और पाई आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी इतनी बात हो गई ये पाई आर। यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आर और 2r। ये क्लियर है दोस्तों? देख लो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, एक टॉपिक और बचा है आपका 2D में, और ये आपका त्रिज्यखंड। दोस्तों जैसे ये 2 त्रिज्याएं और 2 त्रिज्याओं से जो भाग घिरा होता है, एक त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं से जो भाग घिरा होता है
उस भाग को बोलते हैं त्रिज्य खंड। और ये कोई एंगल बनाता है। अब भाई कोई तो एंगल बन रहा होगा, तो त्रिज्य खंड कौन सा हो गया दोस्तों? आपका ये वाला पार्ट। ये पार्ट आपका त्रिज्य खंड कहलाता है। अब इसके एरिया की बात करें हम, तो इसका एरिया होता है दोस्तों, इसका एरिया होता है, एरिया की पाई आर स्क्वायर, बड़ा लिख लें थोड़ा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है दोस्तों, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जब ये एंगल दे रखा हो तब। अगर ये एंगल नहीं दे रखा होगा तो आपको दो चीज़ तो दे ही रखी होंगी, एक इसकी त्रिज्या दे रखी होगी और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं दोस्तों चाप। ये इतना भाग होता है चाप, इसको चाप बोलते हैं, चाप बोलते हैं इसको, शायद आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, शायद मुझे पक्का ध्यान नहीं है, आर्क ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई आपकी रेडियस। दूसरा फॉर्मूला, अगर ये दे रखा हो, थीटा नहीं दे रखा हो, तो ये दोनों चीज दे रखी होंगी। ऐसी कंडीशन में एरिया क्या निकलेगा दोस्तों? 1/2 चाप इंटू त्रिज्या, चाप इंटू त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब चाप को आप किसी भी चीज से डिनोट कर लो, यानी आर्क बोलते हैं तो ए कर लो इसको, और अच्छे से लिख लो ये 1/2 ए इंटू आर। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? दोस्तों त्रिज्य खंड हो गया आपका, और 2D आपका लगभग समाप्त हो गया है। केवल मैंने आज आपको फॉर्मूले कराए हैं, अगर कुछ और भी रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेंसुरेशन पढ़ाना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पर बात करेंगे, हम 3D को पूरा समझाएंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, फॉर्मूले इसके कैसे कैसे बनते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, आप वो चीज़ बनाना सीखो कि बनाते कैसे हैं। कि जैसे कोई मतलब फॉर्मूला बनाए तो भाई उसको फॉर्मूले को बनाना आना चाहिए। जैसे कभी भूल गए हम, और आप भूल गए, अब उस समय आपको याद नहीं आ रहा, खूब याद कर रहे हैं, अगर आप उसको बनाना जानते हो तो तुरंत बना के और उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है इसका। ठीक है दोस्तों, तो उस समय आपके लिए बहुत काम आएगा। वैसे ये सारी चीज़ें याद ही होनी चाहिए, क्योंकि जो हम फाइंड आउट करने में, मतलब फॉर्मूला जनरेट करने में लगाएंगे जो टाइम, वो हमें याद होगा तो वो टाइम बचेगा, और वो टाइम बचेगा तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि पेपर में एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज जो मैंने पढ़ाया है 2D मैंने आपको पढ़ाया है, और इसमें फॉर्मूले बताए आपको, अभी सवाल तो खैर नहीं कराए। तो इनकी जो फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से इसको पिक कर लेना, और जो भी फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले आपको मिल ही जाएंगे। और इस 3D के फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, पहले हम समझाएंगे आपको, उसके बाद में वो भी इसी तरीके से मिल जाएंगे PDF उसकी भी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, अच्छी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक फार्मूला बहुत बारीकी से हर पॉइंट पे, हर बेस पे मैंने समझाया आपको, और उम्मीद करता हूँ कि हर फार्मूला आपको बिल्कुल पक्का समझ आया होगा। अगर आपको पक्का समझ आया है तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इसको फैलाओ, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए 3D को लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।